नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस वक्त पूरे देश की नजरें बंगाल पर लगी हुई हैं। आप जानते हैं कि 15 साल की सत्ता के बाद ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद पहली बार बीजेपी या उसकी किसी वैचारिक पार्टी को बंगाल में सत्ता संभालने का अवसर मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने इस नतीजे को, इस जनादेश को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कह दिया है कि वे इस्तीफा नहीं देंगी। और इस बीच में बंगाल में हिंसा की घटनाएं चारों तरफ से देखने को मिल रही हैं। इन तमाम परिस्थितियों में बंगाल के इस नतीजे पर और आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, ममता बनर्जी के इस इस्तीफा न देने के ऐलान का क्या सबब है, क्या असर होगा, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए हम आज पहुंचे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद, जाने माने क्रिकेटर, अपने जमाने के धुरंधर खिलाड़ी और राजनीति में भी उसी तरह के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले कीर्ति आजाद साहब के पास। कीर्ति जी 4 बार से सांसद हैं, दिल्ली में विधायक रहे हैं और इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो केंद्र सरकार से सीधी आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाठक। मेरा सबसे पहला सवाल तो यह है कि नतीजों पर आपकी पहली टिप्पणी, क्या आप भी यही मानते हैं कि ये बंगाल का नतीजा चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपहृत किया है, हाईजैक किया है जनादेश को? आप शुरू से लेकर अंत तक देखें तो ये 100% कहा जा सकता है कि इसका अपहरण हुआ है। चाहे इलेक्शन कमीशन को जब शुरू से लगाया, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर में वोट काट दिए 90 लाख पहले तो 1 करोड़ 40 लाख थे, फिर 90 लाख किए। उसके बाद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आ गई। उसके बाद 27 लाख कहा कि ये कागज ठीक है, इनको अब हम सामने लाए जाएंगे और इनका आमना सामना होगा, ये सही है। केवल 1400 के करीब शायद उसके ऊपर एजुकेशन हुआ जी। पूरे हिंदुस्तान में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में तो 3.5 लाख फोर्स लगी थी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। बंगाल में 2.5 लाख लगी। हिंदुस्तान में पूरे 24 में 3.5 लाख और बंगाल में 2.5 लाख के करीब लगी। ऑफिसर्स 1000, डीएम, एसपी, वो तो वहां तो है ही है, लेकिन पहले चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कमिश्नर्स, इन सबों को हटाया गया। फिर डीएम हटाए गए, एसपी, एसएसपी हटाए गए, नीचे तक एसडीओ तक इन्होंने पकड़ लिया, एडीएम तक को ले लिया, पुलिस के ऑफिस इंचार्ज बदल दिए गए, कांस्टेबल्स बदल दिए गए। ये लगभग 1,500 से ज्यादा के करीब सारे अधिकारी बदल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने इस बात को कहा। इन्होंने कहा कि नहीं, हम कानून के मुताबिक करेंगे। इनसे कहा गया कि पोलिंग डे आपने ही कहा था, क्योंकि इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का भी आदमी होगा, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होंगे, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर इनका था, ऑब्जर्वर इनका था, माइक्रो ऑब्जर्वर इनका था, पुलिस ऑब्जर्वर इनका था। ये ऑब्जर्वर्स का काम था कि ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट आके देंगे इलेक्शन कमीशन को। लेकिन ये तो वहां आकर के डंडे दिखाने लगे, लोगों को डराने लगे, धमकाने लगे। तो हमारी जो थी ना, गाना आपने सुना होगा पुराना बड़ा, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने जी। ये गाना, हमें तो लूट लिया मिलके बीजेपी वालों ने, इलेक्शन कमीशन वालों ने और उनके साथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वालों ने। 107, आप जानते हैं मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 सीटों पे अनाउंस कर दिया कि हम जीत गए हैं, लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो गई। ये जो भाजपा के गुंडे थे, इन्होंने जाकर हमारे पोलिंग एजेंट्स को मारा, नीचे जमीन पे घुलटाया, कमरे से निकाल दिया, जो इलेक्शन एजेंट था उसको निकाल दिया, एमएलए को निकाल दिया और दोनों सर्टिफिकेट बीजेपी वालों को दे दिए। ऐसे 100 से ज्यादा केस हैं जिसके बारे में अभिषेक बनर्जी बोल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 12 बजे से लेके 6 बजे तक कि तुम सीसीटीवी
कि कैमरा दिखा दो, मैं तुम्हें 107 जगह के नाम बता देता हूँ, तुम सीसीटीवी के फुटेज दिखा दो, अगर मैं गलत हूंगा तो मैं माफी मांग लूंगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये करेंगे नहीं। ऐसी कहानी पूरे पूरे देश भर से में आ रही है। और देखिए, ये जीते नहीं है। इन्होंने जो पोस्टल बैलेट आए उसमें इन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं और फिगर्स को बढ़ाते चले गए। जबकि आप एक चीज देखिए कि 2 बजे तक एक भी रिजल्ट नहीं आया और बिल्कुल। ट्रेंड्स भी नहीं बता रहे हैं। एक तो ट्रेंड बताते हैं ना कि फलाने सीट पे हाँ ये जी। जीत रहा है, इतने भी वो नहीं बता रहे। वो ईसीआई की सिर्फ आ रहा है वेबसाइट पर कि भी नहीं था, ईसीआई की हाँ, वेबसाइट पर भी नहीं था। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ, वो नहीं, जी। कोई ट्रेंड बिल्कुल कुछ नहीं आ रहे थे। और ये बता रहे कि 170 जीत रहे हैं, 160 जीत रहे हैं, 165 जीत रहे हैं और टीएमसी 110 पे रह गई है। अब क्या हुआ कि ये मैसेज सारा फैलना शुरू हुआ, इनके गुंडे आने शुरू हो गए। सीएपीएफ जो था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, वो एक्टिव हो गया। लोकल पुलिस जो थी वो तो इनके उस पर ही चल रही थी। अधिकारी सारे, एसपी इनके बदल दिए गए थे, डीएम बदल दिए गए थे, सारे इनके ही थे जो इनके मनमाने थे सो लेकर के आए थे। उसके बाद इन्होंने हमारे वर्कर्स को अंदर, जब हमारे काउंटिंग एजेंट्स को मारा जा रहा था तो भी पुलिस नहीं आई, सीआरपीएफ नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं कहा। मारा गया, अच्छा खासा मारा गया। जी आगजनी तो आप ही देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे तोड़फोड़ बिल्कुल मच रही है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको उस दिन का दृश्य बता रहा हूं। ये सारी चीजें आंखों देखी, जो जो आदमी अंदर था उसने बताई है। और बाद में ये कह दिया कि हम जीत गए। आपको मालूम है कि अगले दिन 3 बजे तक एक सीट का रिजल्ट नहीं आया था। नहीं आया था। उसमें 3 राउंड का हुआ था, हम लीड कर रहे थे। इन्होंने मतलब इतने नीचे गिर गए ये लोग। जो था ना अंग्रेजों के समय में, जो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को इंपीरियल फोर्स कहते थे, जी हाँ। ये इंपीरियल फोर्स थे। तो इसमें जो एसपी बैठता था ना ऊपर, कमिश्नर बैठते थे, कलेक्टर बैठते थे, सब अंग्रेज होते थे। सब बाकी अंग्रेज। लोग इसमें होते थे देसी। बिल्कुल। आपका मैं सावरकर का देख रहा था, माफीनामा वाला, जी जो जी मर्सी पिटिशन जिसको कह रहे हैं, जो जी माफीनामा है, वो मैंने जी। देखा, बहुत अच्छा आपका शुक्रिया कार्यक्रम था। शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया। ये जो मुसोलिनी के पास मुंजे गए थे आरएसएस के, जी। मुसोलिनी ने इनको बताया था कि, उन्होंने पूछा कि फासिस्ट फोर्स कैसे बनेगी, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें चड्डी पहनो खाकी, सफेद हम्म, शर्ट पहनो और टोपी पहनो। उस समय आपको याद होगा जो क्वींस इंपीरियल फोर्स थी, जो सीएपीएफ अब कहलाती है, उस जी समय वह लोग ये खाकी चड्डी पहनते थे। तो बिल्कुल सही। मोस्टली खाकी चड्डी वाले यही थे आरएसएस वाले, क्योंकि इन्होंने तो आज तक जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं, कोसते रहते हैं नेहरू को। ये नेहरू के 1% बराबर भी नहीं है। क्या कहूं, मैं दूसरा कुछ बोलने वाला था, वो तो गलत नहीं किया बता दिया। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कीर्ति जी, हिस्टोरिकल कि फैक्ट है, आजादी की हाँ। लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। हाँ। बिल्कुल। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके के लोग हैं। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि अगर हिंदुस्तान में से मुसलमान खत्म हो जाएं, ये पाकिस्तान खत्म हो जाए, ये बांग्लादेश चला जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या रह जाएगी। क्योंकि ना उनके तो ये पास कोई शिक्षा मुद्दा की ही नहीं है बात इसके करते, सिवा। हाँ, जी ना तो जी ये शिक्षा की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की करते हैं, ना महंगाई की करते हैं। इतने झूठ इन्होंने बोले हैं, काला धन लाने की, 2 करोड़ नौकरियां देने की, 15-15 लाख हर अकाउंट में जाने की, किसानों की इनकम डबल करने की, बुलेट ट्रेन लाने की, हर गरीब को बिल्कुल छत देने बिल्कुल। का, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना देने की, वह भी जी 14,000 करोड़, 18,000 करोड़ खर्चा करने के बाद स्मार्ट सिटी बंद हो चुकी है। तो बिल्कुल। इन लोगों ने कीर्ति तो जी। जो हमारे साथ किया बंगाल में, बिल्कुल। वो अप्रत्याशित है। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब जो स्टैंड आप लोग ले रहे हैं, ममता बनर्जी जी ने कह दिया कि वे इस्तीफा नहीं देंगी, इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, आप भी जानते हैं, ममता जी भी जानती हैं, सारे विधि विशेषज्ञ जानते हैं कि अब इस्तीफा न देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्यपाल बहुमत वाले दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे देगा। क्या ये तो रणनीति वो है? भी क्या जानते एक मैसेज देना है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, या सचमुच में इस लड़ाई को इस्तीफा न देकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, उसी नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखिए, तक जहां से आपको वह न्याय नहीं मिला? वो तो मैसेज जाएगा ही। कार्यकर्ताओं को मालूम है कि संघर्ष से निकली हुई है ममता दीदी। जी और दीदी ऐसी हैं कि संघर्ष ही करती हैं, और वो ज्यादा डेंजरस हो जाती हैं जब वो ऑपोजिशन में हो। जी जब हो गई तो अब उनका देखिएगा, वापस वो 25-30 साल के जवान हो जाएंगे। आप देखेंगे। और ये इस्तीफा नहीं देना तृणमूल को दिखाना नहीं है, ये जी बताना है, एक प्रोटेस्ट है, जिससे दुनिया को पता लगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी सत्याग्रह किया करते थे, उसी प्रकार का है। वो भी जानती है कि बढ़ जाएंगे। उन्होंने जब जी कहा कि मैं नहीं जाऊंगी सेक्रेटेरिएट, तो मतलब क्या था? मतलब तो यही था कि मैं नहीं इसको मानती हूँ। लेकिन ऐसा कहीं संविधान में इस्तीफे का लिखा तो है नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही होगा। तो यह जी एक संकेत होता है, दिया जाता है, बताया जाता है प्रोटेस्ट करने का,
किस तरह से सत्याग्रह होता है। अच्छा, पूरे चुनाव अभियान में आप हैं, महुआ मोइत्रा है, सयानी घोष और कई ऐसे नेता थे, आप लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर सीधे जबरदस्त तरीके से हमलावर थे। ये भी किसी रणनीति का हिस्सा था कि ब्रांड मोदी, ब्रांड अमित शाह पर सीधे हमला करो? जैसे हमने देखा कि डेरेक ओब्रायन सिर्फ नाम, शुरुआती पहला नाम लिखकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे नरेंद्र या अमित। महुआ मोइत्रा जी ने तो उससे भी आगे बढ़कर बहुत सारी बातें कही। ये कोई आपका इलेक्शन स्ट्रेटेजी थी कि सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर हमला करो, ताकि बंगाल के लोगों को यह लगे कि तृणमूल इस स्तर पर भी लड़ने की ताकत रखती है? देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि देश में ऐसा मूर्ख प्रधानमंत्री और तड़ीपार गृह मंत्री मेरे ख्याल से विश्व भर में कहीं नहीं आया होगा, हमारे यहाँ है। और तड़ीपार मैं नहीं बोल के मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, ये एक्चुअल फैक्ट है कि स्पेशल कोर्ट ने इनको हटाया था क्योंकि इनकी गुंडागर्दी चलती थी। उस गुंडागर्दी से डर गए कि कहीं विटनेसेस जो हैं वह कहीं किसी प्रकार से इनको ये डरा न ले, अपने कब्जे में न ले, तो स्पेशल कोर्ट ने इसको तड़ीपार बनाया था। और नरेंद्र मोदी सब जानते हैं, जो सर्टिफिकेट दिखा रहा है वो टाइप दिखा रहा है, जबकि 83 में मैं पास आउट हुआ था तो हाथ से लिखा हुआ था जी। और उस समय ये फॉन्ट नहीं थे माइक्रोसॉफ्ट के, जो फॉन्ट ये दिखा रही है। तो डिजिटल कैमरा यूज कर रहे थे 1980 में, जो 92 तक नहीं आए थे। इन्होंने ईमेल चालू कर दिया था 84 में जब ईमेल तो बना ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस के ये टीचर हैं। दो बार इनके भाषण आ गए हैं जिसमें कह रहे हैं जी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राजीव शुक्ला के प्रोग्राम में इसने कहा था जी मैं तो 8वीं पास हूँ, मैं तो छोड़ के चला गया था। पहले कहा मैं यहाँ वहां जाता था, मैंने पूरे देश भर में भिक्षा मांग करके रोटी खाई है। फिर अपने एक स्टेटमेंट बोला कि मैं सीएम नहीं बना था तब तक मैं 29 बार यूनाइटेड स्टेट्स घूम आया था। तो ये आदमी इतनी मगरमच्छ से लड़ता था ये बचपन में। ऐसे आदमी क्या करेंगे आप, कौन इज्जत करेगा? क्या है, देखिए एक कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, वेयर नथिंग वर्क्स रिलीजन डज। कि धर्म जो है वो अफीम का काम करता है, जहां कुछ काम नहीं करता वहां धर्म काम करता है। तभी मैंने आपसे कहा कि मुसलमान अगर हट जाए तो बीजेपी इनकी राजनीति, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कीर्ति जी, इस चुनाव में अपनी कुछ भूलों को भी आप लोग स्वीकार कर रहे हैं? कोई अंतर्मन से कोई आत्मावलोकन, समीक्षा हो रही है पार्टी के भीतर के चुनाव लड़ते समय कौन कौन सी गलतियां हुई? जैसे सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूं, जैसे इस वक्त कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को आप लोग याद कर रहे हैं। ममता जी ने कहा कि मैं इंडिया को मजबूत बनाऊंगी, राहुल गांधी उनके सपोर्ट में खड़े हुए, उस पर हम आगे बात करेंगे। क्या किसी तरह का गठबंधन आप लोग चुनाव पूर्व बनाते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे? देखिए, यह तो अगर और मगर की बातें हैं। नतीजा तो था कि हमारी 190 से लेके 195 सीटें थीं जी। 107 सीटें मैंने आपको बताया, हो सकता है कुछ और भी हों। जो लोग डरे हैं, नहीं आए हैं, बहुत लोग अभी तक बात नहीं किया है, क्योंकि जिस प्रकार की गुंडागर्दी इन लोगों ने फैलाई हुई है वो तो सामने आगजनी जो हो रही सबको मालूम है। संभवतः अमित शाह का जबान फिसल गई थी जब उन्होंने कहा ममता के गुंडों, एक्चुअली वो थे अमित के गुंडे, भाजपा के गुंडे। जिस प्रकार की गुंडाई कर रहे हैं, आपको मालूम है, लोगों की भेड़ और बकरियां चुरा चुरा के ले जा रहे हैं। बिल्कुल देखा। ये इनकी हालत हो गई। लोग लेनिन की मूर्ति ढा दी है सर, लेनिन की मूर्ति ढा दी है। उसको गिरा दी। बिस्तर लोगों के हैं वो खोल करके रखे, खोल खोल के ले जा रहे हैं। जो बेड नहीं होते जो खुल जाते हैं, ले जाते हैं, उसको ले जा रहे हैं। वहां पे इनके पोस्टर हैं, उसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं। जो किसी के नाम लिखे हुए हैं उसको तोड़ रहे हैं। एक तो अभी रामकृष्ण आश्रम को तोड़ रहे हैं ये लोग। आप बताइए, तो ये आदमी तो वो लोग हैं जो बोलते थे मछली और मांस, और मंगलवार को मांस खा रहा है, वो मछली खा रहा है टीका लगा करके। अनुराग ठाकुर, एक वो मनोज तिवारी की बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, वो मछली खा रहा था, उसको देखा लोगों ने, बोला अरे तुम मछली खा रहे हो, तो वो सकपका गया। सकपका के बोलता नहीं नहीं नहीं, इसमें लहसुन और प्याज थोड़ा ना, प्याज नहीं जी। मेरा उस पर वीडियो आज आया है अभी, मैं आपको भेजता हूं, देखिएगा कि मांसाहार पर, नॉनवेज पर पूरी भारतीय जनता पार्टी किस तरह बेनकाब हो गई है। खुद प्रधानमंत्री मंच से कह रहे थे कि ममता दीदी मछली उपलब्ध नहीं करा पाई। हेमंता विश्व शर्मा असम में गौमांस खाने की हिमायत कर रहे थे। अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, इनके गुरु ही रवि किशन, सावरकर ही करते थे। तो क्या आपने तो बता ही दिया, सावरकर ही करते थे। सावरकर इनका गुरु है। ये लोग तो, ये तो झूठ बोल के पलटना, वक्त पे गधे को बाप बोलना, थूक के चाटना, ये तो इनकी फितरत में है।
अच्छा कीर्ति जी, अब अगली रणनीति क्या है? देखिए, हम लोग एसआईआर की बात बहुत बार कर चुके हैं, आपने अभी भी शुरुआत में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया अगली बार वोट डाल देना। ऐसा दुनिया में कहीं होता है कि अदालत, देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका, ये कह दे कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार वोट डाल देना? लोकतंत्र का मूल आधार धुरी है मताधिकार, और उसमें एक बार को छोड़ने का कोई कानून नहीं हो सकता कि आप इस बार वोट मत डालिए, अगली बार डाल दीजिए। दूसरा प्रश्न, अब जो आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो जस्टिस जयमल बागची ने कहा था कि अगर अंतर हटाए गए नामों और जीतने वाली पार्टी का अंतर ऐसा हुआ कि वो ज्यादा है नाम, तो फिर हम इस पर बात करेंगे। तो क्या अदालत में आप लोग इस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि देखिए जितने आपने नाम हटाए थे उससे कम वोटों से तो जीती है? जी। अवश्य अवश्य पार्टी इसके ऊपर चिंता कर रही है। समय है अपने पास, 6 महीने तक समय होता है, लेकिन उतना समय हमें लगेगा नहीं। इसके सारे हम कंपाइल कर रहे हैं और पार्टी उस पर जो दिशा निर्देश होगा वह हम सबों तक पहुंचेगा, और सुप्रीम कोर्ट में कब जाना है, कैसे जाना है, क्या उस पर विचार है, वह सब करके तय करके करेंगे। कोई जल्दी में नहीं, एक पुख्ता तरीके से कागजों को तैयार करना होगा। सीसीटीवी कैमरा के हमें जहां जहां जगह है उसके नाम देने बिल्कुल पक्के पड़ेंगे, समय बताना पड़ेगा, वो बिल्कुल। सब लोगों से पूछना होगा। तो उस मुताबिक सारी चीजें तैयार होंगी। साथ में तो आपने बागची जी वाली बात कर दी कि इस बार नहीं अगली बार देना। ये तो डॉक्टर साहब वही बात हो गई कि मैंने आपसे उधार लिए 1 लाख रुपए, और मैंने आपसे कहा कि मैं आपको आज नहीं दूंगा, 1 सप्ताह के बाद दूंगा। तो आपने कोई नहीं कीर्ति भाई, आप मुझे 1 सप्ताह के बाद दे देना, 15 दिन बाद देना, कोई बात नहीं, ऐसी जल्दी नहीं है। तो ये कोई उधार थोड़ा ना लिया है वोट वाला जो मामला बिल्कुल। है। वोट तो ये है कि 5 साल में एक बार आना है, मेरा अधिकार है, मताधिकार है मेरा। एक आदमी नहीं छूटना चाहिए। कहते हैं कि 10 आरोपी छूट जाएं, बिल्कुल। 10 कन्विक्टेड छूट जाएं, लेकिन एक आदमी जो समान रूप से जो बेगुनाह है वो निरपराध नहीं को सजा नहीं छोड़ना मिलना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। निरपराध को नहीं मिलनी चाहिए। इनका क्या अपराध था भाई? इलेक्शन कमीशन ने इनके कागज काट दिए, यही इनका अपराध था। तो यह सब चीजें है ना, बड़ी महत्वपूर्ण है। और जस्टिस बागची तो बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। इस प्रकार की टिप्पणी करना तो मेरे मुझे ख्याल से लगता है ये वाली टिप्पणी उनकी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज की है। उन्होंने तो वो टिप्पणी की थी कि अगर हार जीत का अंतर हटाए गए नामों की संख्या से कम होगा तो फिर उस पर बात करेंगे। वो शायद बागची साहब की टिप्पणी है। लेकिन एक उनकी मुद्दा टिप्पणी और तो है, महत्वपूर्ण। लेकिन जी। राइटिंग में नहीं आई है वो, शायद। हाँ, राइटिंग में नहीं है जी, हो सकता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट हमारी व्यासपीठ की तरह प्रवचन देती है वहां बैठकर, और जब कागज में अगर आप फैसला देखते हैं तो वो कहीं नहीं मिलता। जैसे अनिल मसीह को कह दिया लोकतंत्र का हत्यारा, लेकिन सजा नहीं दी कोई। ऐसा भी कहीं हो सकता है देश की सबसे बड़ी अदालत जिसे लोकतंत्र का हत्यारा कह रही हो, उसे एक दिन कटघरे में खड़े रहने की भी सजा नहीं दी। अरे खैर। आप जी। तो ये जान लीजिए कि हमारे वाले में केस में सब कुछ कर दिया। 6 लाख वोटर डेट को पास कर गए, उसके बाद इन्होंने जमा करवा दिए, क्या उसके ऊपर बात। कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन की होती है उसमें बात हुआ, उन्होंने कहा कि साहब जो ये ऑफिसर बने हैं बाद में, तो इनका नाम तो लिस्ट में नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, डेट निकल भी गया तो सबके नाम डालो। तो सुप्रीम कोर्ट में लॉयरों के थोड़े उससे प्रभाव से तो ये सब कानून बदल जाते हैं। लेकिन देश में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, 7.56 करोड़ जनता जरूर के लोग। भविष्य का बात है, और वहां पर आप इस प्रकार से करते हैं तो बड़ी शर्मनाक बात है। जी। कीर्ति जी, एक मुद्दा बहुत चलता है जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह सत्ता में है, हम्म। उसका नाम है घुसपैठिए। आपने कई गिना दिए, मुसलमान, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। ये घुसपैठिया भी एक ऐसा ही मुद्दा है, बंगाल में भी बहुत भुनाया गया। गृह मंत्री लगातार कहते रहे कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, जबकि जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की खुद की है। इस बार इस चुनाव में बंगाल में ये जो एसआईआर हुई, इतने सारे लोगों के, लाखों लोगों के नाम कटे, कितने घुसपैठिए चिन्हित किए हैं गृह मंत्रालय ने, सरकार ने, चुनाव आयोग ने। और क्या आपको लगता है कि अब ये मुद्दा बीजेपी सरकार में आ गई तो अब ये भूल जाएंगे? तो ऐसा तो हुआ ही, महाराष्ट्र में यही हुआ था, आपको ध्यान होगा, घुसपैठिए निकालने की बात थी। जी। यही बात हरियाणा में थी। यही बात आपके बिहार के इलेक्शन में हुई। बिहार में कितने निकले हैं बताएं? अभी तो रिसेंट है ये। कहाँ बिल्कुल। निकले, कितने निकले? तो मैंने आपसे कहा ना, ये घुसपैठिए, इनके बिना ये और करेंगे क्या? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमारी मीडिया भी है,
और मीडिया उन्हीं को दिखाती है जो एक्चुअल फैक्ट नहीं होने चाहिए। फिर इनको गोदी मीडिया बोलो तो बोलते हैं जी आपने हमारे पे ब्लेम कर दिया। तो मैं तो इनसे सीधा सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ कि आपको इतने ज्यादा प्रचार एडवर्टीजमेंट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड के? क्यों देते हैं लोग? इसलिए कि लोग उसको देखें, उससे प्रभावित होकर उसका प्रोडक्ट खरीदें। अब आप सुबह से शाम नरेंद्र मोदी को लगा के रखोगे, उनकी तुम तारीफ करते चलोगे, प्रश्न तुम विपक्ष से पूछते रहोगे, तो क्या सत्ता में विपक्ष है और विपक्ष में आपकी सत्ता है क्या? मेरे तो समझ के बाहर है। तो प्रश्न ये हो गया कि हम इतने गिर चुके हैं अगले 15 से 20 साल में। मुझे डर लगता है कि देश में सिविल वॉर ना हो, और जो बहुत गंभीर चिंता। तालिबानी संस्कृति है ना, वही तालिबानी हिंदू बन करके ये बीजेपी वाले यहाँ आ गए, और कुछ नहीं है इनको। और हिंदुत्व भी पूरा आता नहीं है। हिंदू धर्म है क्या? आप देखिए ना, पहले माँ का नाम, देवी का नाम आता है, फिर देवता का नाम आता है, चाहे वो लक्ष्मी नारायण हो, राधा कृष्ण हो, पार्वती शिव हो, सीता राम हो, सिया राम हो। और हमारे यहाँ तो कहते हैं सारी शक्ति माँ के पास है। श्यामा तारणी षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका धूमावती बगला मातंगी त्रिपुरा सुंदरी, सब तो शक्ति उनके पास है। आप श्री राम सब जय करते हो। अरे भाई, जहां जहां के जहां जौन से देवता हैं उनको तो वहां पर अपना क्रेडिट लेने दो। अगर 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 माँ दुर्गा और माँ काली है बंगाल में, कोई ये थोड़ा ना कहता। राम ने भी जब रामेश्वरम पे बैठे थे तो दुर्गा सप्तशती की पाठ किया था, दुर्गा दुर्गा तारा दुर्गा तनाशिनी। पूरा आप उसको पढ़े तो वो देखें, लंका पे चढ़ाई करने से पहले। तो ये लोग ये है कि इनके पास ये चैनल बने पड़े हैं, इनकी सोशल मीडिया आर्मी है, उसके माध्यम से मारते रहते हैं। पैसे की इनमें कोई कमी नहीं है। ये गौ मांस मारने वालों की लिंचिंग करते थे। गौ मांस की कंपनियां जो बेचती हैं उनसे ये पैसे लेते हैं, उससे इन्होंने डोनेशन लिया है। आप क्या कहेंगे इनसे? उनसे तो उन्होंने चंदा लेते हैं, जो गौ मांस की कंपनी है उनसे चंदा लिया है इन्होंने। तो इनके बारे में क्या कहेंगे? ये वक्त पर कुछ भी कर सकते हैं। शुरू से आरएसएस वाले झूठे थे, देश के साथ गद्दारी की थी, आज भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अंग्रेज भी कहते थे डिवाइड एंड रूल, यानी हिंदू मुसलमान को अलग करो। ये भी आज वही अंग्रेजों का हिसाब किताब चलाते हैं। क्या कहेंगे? वही चड्डीधारी है ये। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने अपने एक जवाब में ले लिया था, उसको थोड़ा और विस्तार की जरूरत है। चुनाव में ऑब्जर्वर्स की भूमिका बंगाल में जो देखी गई, इससे पहले कभी नहीं हुआ कि पुलिस ऑब्जर्वर एक पार्टी के प्रत्याशी से गुपचुप मिलने जाए, वहां न रुके जहां स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था की हो। एक पुलिस ऑब्जर्वर प्रत्याशी के घर के सामने जाकर उसका नाम लेकर धमकी दे, और उसी विधानसभा क्षेत्र में इतनी सारी पैरामिलिट्री, 2.5 लाख पैरामिलिट्री, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल्स जिस राज्य में बैठे हों, उस राज्य की एक विधानसभा में भी ठीक से चुनाव नहीं हो पाया, और अब उसके लिए अगली तारीख तय कर दी गई। तो ये जो ऑब्जर्वर्स की भूमिका है, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये सचमुच में गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय के संरक्षण के चलते इस तरह बेलगाम हो गए? ऑब्जर्वर का ये काम ही नहीं है, उसे तो आयोग को रिपोर्ट देनी है। वो अगर गड़बड़ी हो रही रिपोर्ट दे दे, एसपी कलेक्टर हट जाएंगे उसकी रिपोर्ट पर। वो धमकी देने जा रहा है गलियों में, प्रत्याशी के घर के सामने खड़ा हो रहा है। इस पर थोड़ा सा आपसे विस्तार चाहेंगे। ये तो देखिए, तो स्वतः स्पष्ट है, इसको भेजा ही इन्हीं कामों के लिए था। ये ऑब्जर्वर थोड़ना थे, ये तो पिट्ठू हैं अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के। इन दोनों ने मिलकर किया था, इनको जीतना था बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो इनको हरा सकती है, जो सीएम पीएम बनेगी, सीएम से पीएम बनेगी, यही 2029 में ममता बंदोपाध्याय। उससे डरते हैं। सबसे स्ट्रांग लीडर है, बेस है उसका, स्ट्रगल करके आगे आई है। ये अमित शाह की तरह तड़ीपार की तरह गुंडागर्दी करके नहीं आई, उस अनपढ़ की तरह नहीं आई जो बीच में घुस गया, जो मगरमच्छों से लड़ा करता था। कमाल की बात है। ऐसे ऐसे देखता है, बस ऐसे ऐसे, और पूरे कागज पढ़ लेता है। क्या, मैं तो समझ नहीं आता हमारे देश को क्या हो रहा है। कहीं भी ही डॉट ब्लू की क्या करना क्या नहीं करना, क्या ट्रम्प के साथ है। विदेश नीति खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान को उन्होंने बुला लिया सुलह करवाने के लिए, हिंदुस्तान कहीं है नहीं। कहाँ उसको टेररिस्ट स्टेट बोलते थे पाकिस्तान को, और आप बताओ पाकिस्तान को उसी समय $1 बिलियन उन्होंने दे दिया, यूएस ने दे दिया। उसके बाद उसको एंटी टेरर ग्रुप का वाइस चेयरमैन बना दिया। उसको आप टेररिस्ट कंपनी कहते हैं। सिंदूर में अटैक हुआ, आप दुनिया भर में गए, यूनाइटेड नेशन में एक कंट्री ने आपको समर्थन नहीं किया। उस इजराइल ने भी नहीं किया जिसके गले लगा रहे फादरलैंड नहीं किया, बिल्कुल सही। बेइज्जती करवा के आ गया कि हम मदरलैंड है, तुम उसको बाप बना दिया। कहाँ की बात है ये? क्या आदमी है, इसको अकल नहीं है।
और जो है वो नहीं समझते, कहते लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। बिल्कुल। और ये जी, लिटिल नॉलेज देश को बर्बाद कर रही है। कीर्ति जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने छेड़ दिया। आपने चलते चुनाव में भी कहा था कि ममता बंदोपाध्याय यानी ममता बनर्जी आने वाले समय में देश की प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी आप बंगाल चुनाव हारे हैं, देश तो बहुत बड़ा है, हारे 543 नहीं सीटों पर है, चुनाव लड़ रहे हैं जी, हारे नहीं हरवाए है, गए, हारे हारे नहीं नहीं। है, हरवाए चलिए गए। आप, जी जी, देखिए मैं पत्रकार हूं, मैं तो इस तरह से ही कह सकता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार गई है। आपके शब्दों में ये चुनाव जनादेश की लूट है। मेरा सवाल यह है कि देखिए, चुनाव हारने के बाद या हरवाए जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन की याद आई है आपको। अब ममता दीदी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी सब लोगों को याद कर रहे हैं। क्या सचमुच में इंडिया गठबंधन आगे चलकर एक ठोस विकल्प के रूप में खड़ा होगा? और ये लड़ाई अभी से कीर्ति आजाद साहब ने कह दिया कि प्रधानमंत्री ममता बनर्जी बनेंगी। उधर राहुल गांधी भी दावेदार होंगे, हो सकता कोई और भी दावेदार हो। ये जो आंतरिक संघर्ष है, क्या ये कम होकर कोई सामंजस्य होगा कि आप मोदी शाह से लड़ सकें, बीजेपी से लड़ पाए? देखिए, जो नेशनल लेवल होता है, राष्ट्रीय लेवल पर हम सब एक हैं इसके खिलाफ। जी, लेकिन राज्यों में सबकी पार्टी होती है, उसके अपना स्ट्रेंथ होता है, उसके मुताबिक वो लड़ते हैं, उसके मुताबिक वह आगे अपनी चुनौतियों को जी, स्वीकार करते हैं, आगे स्ट्रेटजीज बनाते हैं, रणनीति क्या होगी वो सब देखते हैं। बाकी नेशनल लेवल के ऊपर तो हाँ, इंडिया गठबंधन है, लेकिन राज्यों में ऐसी एक गठबंधन रहेगा ऐसा कोई कहीं तय नहीं था। कोई कर लेवे तो उसके ऊपर है, उसकी मर्जी के ठीक है। ऊपर है। अन्यथा तो आप देख लीजिए, अखिलेश भी यादव भी वहां आए थे, तेजस्वी यादव भी वहां आए थे, अरविंद केजरीवाल भी आए थे, उद्धव राइट। ठाकरे आना चाह रहे थे, सभी लोग आना चाह रहे थे। तो हमारे तो ये लोग सभी आए, तो उन लोगों ने किया, ऐसा तो नहीं था कि उनसे लड़ाई थी तो वो लोग नहीं आए। हमारे यहाँ पर अपने अपने हैं। अब कांग्रेस कभी किसी जमाने में रही थी, वो रस्सी जल गई है, बल नहीं गए, वो अलग बात है। जी, लेकिन जब तक जमीन पे लोग खड़े नहीं होंगे, जमीन पर जब तक पांव नहीं होंगे, चलने के लिए तुम्हारे पास सैनिक नहीं होंगे, तो तुम युद्ध क्या लड़ोगे? यह एक सबसे बड़ी समस्या अब कांग्रेस को आ रही है। कुछ एक पॉकेट्स में उसके रह गए हैं, बाकी तो सब जगह समाप्त हो चुके हैं। और मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल, जो यह हकीकत है। एक सकारात्मक आलोचना है जो कांग्रेस को सोचनी चाहिए। बिल्कुल। राहुल गांधी के स्टैंड पर अब हम लोग बात को अब अंतिम चरण की तरफ ले जा रहे हैं। हमने देखा कि बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद खुद कांग्रेस की पार्टी के भीतर से बहुत सारे नेता, उनके सोशल मीडिया के जो सैनिक हैं, सबकी आजकल सोशल मीडिया की अपनी ट्रोल आर्मी है। विपक्ष के तमाम सारे नेताओं ने टीएमसी या ममता बनर्जी की हार को एक तरह से उपहास का विषय बनाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वे ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए और उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के भी कहा, सम ऑफ कांग्रेस, उन्होंने कहा कांग्रेस के भीतर के भी कुछ लोग हैं जो उनका उपहास कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक पार्टी या दूसरी पार्टी का विषय नहीं है, ये देश का सवाल है। राहुल गांधी के इस स्टैंड को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि भारत की राजनीति में आपने जिस तरह से कहा कि मोदी शाह ने राजनीति को बहुत नीचे तक पहुंचा दिया है, इसको ममता दीदी ने और आपकी पार्टी ने किस तरह लिया, इस जेस्चर को? आप देख लीजिए, कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ या किसी के खिलाफ टीएमसी के लोगों ने कभी नहीं कहा। हमने ये जरूर कहा कि हमारी नेत्री बनेगी। आपने पूछा ये प्रश्न, तो मेरी ठीक, अगर लीडर है तो मैं तो चाहता हूं कि मेरी लीडर प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बने, ठीक बात। वो तो कोई भी एक कार्यकर्ता होगा, कोई भी वर्कर होगा, वो चाहेगा कि उसके लीडर प्रधानमंत्री बने। तो उससे लेकर के मैंने कोई राहुल गांधी का विरोध किया, ऐसा नहीं है। ये अपनी अपने लोग की चाह होती है, अपने मन का ठीक बात। ये इच्छा होती है कि ऐसा हो। और बाकी राहुल ने जो बात की बिल्कुल सही की। और आप देखेंगे कभी भी तृणमूल ने व्यक्तिगत रूप से किसी को भी, जब तक अमित ने आकर के ए ममता नहीं किया था, बहुत ही गंदी अभद्र भाषा इस्तेमाल बिल्कुल, की। एक सड़क छाप की भाषा होती है, उल्टा करके सीधा कर दूंगा टीएमसी के गुंडों। बिल्कुल। एक्चुअली वो बात कर रहा था बीजेपी के गुंडों, टीएमसी के तड़ी पार होने वाले गुंडों, उनके बारे में बात कर रहा था। आप देख लीजिए क्या हो रहा है, वो तो समझ नहीं आया। इनके तो समझ नहीं आता है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। 1 मिनट में इधर चले जाते हैं, दूसरे मिनट में गौ मांस खाने लग जाते हैं, फिर मटन मीट खाने लग जाते हैं, फिर कहते हैं ममता दीदी ने मछली नहीं पूरी वो की पर्याप्त यहाँ पर लेकर आई। ये तो क्या चीजें, क्या क्या बोलते हैं, इनको तो खुद नहीं मालूम। थूक के चाटते हैं, इन्होंने हजारों बार थूक के चाट लिया होगा। मेरे ख्याल से उसी का स्वाद इनको पसंद है। जी,
तो फिलहाल ये मानकर चला जाए कि ममता बनर्जी अपने इस्तीफा न देने के प्रण पर कायम है, लेकिन वो एक सांकेतिक प्रतीकात्मक प्रतिरोध है, विरोध है, ताकि बंगाल की जनता और देश की जनता तक ये मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग और तमाम दूसरी एजेंसियों के जरिए इस चुनाव को हासिल किया है, जीता है। एक आखिरी सवाल, चलते चुनाव में आपकी जो एक एजेंसी थी जो आपका प्लानिंग का काम कर रही थी, प्रचार प्रसार और बाकी सारी चीजें, उस पर ईडी का छापा पड़ा, उसका एक कर्ता धर्ता गिरफ्तार हुआ, मतदान खत्म होते ही उसे जमानत मिल गई, ईडी ने विरोध भी नहीं किया अदालत में। ये जो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल है चुनाव में, ये सिर्फ आपके पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा, ये सब जगह होता रहा है। चुनाव के समय किस तरह विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके लोगों को गिरफ्तार करना, संसद में जवाब दिया जा चुका है कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है सजा दिलाने का 2% से भी कम। आप मानते हैं कि इस चुनाव में सरकारी एजेंसियों ने, खासतौर से वो जो आपकी एजेंसी है उस पर जो ताला लगा, ममता दीदी गई थी, फाइल वाइल लेकर आई, तमाम सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, ये भी एक कारक बना, ये भी एक कारण बना कि सरकारी एजेंसियों ने सारी ताकत टीएमसी खिलाफ लगा दी थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए, ये तो कब से पीछे लगे हुए थे। जो 2021 का केस की बात करें, 2022 में क्लोज हो गई थी, पूरे 4 साल तक नहीं आए, लेकिन इलेक्शन के 3 महीने पहले पहुंच गए ये ईडी को लेकर, और 6 घंटे तक बैठे रहे। जबकि अगर आपको कागज ढूंढने थे तो वो कागज तो मिल ही जाते हैं। अगर केस खत्म हो गया जी, फिनिश हो गया है, तो वो तो कागज वैसे ही पड़े हुए हैं कि साहब ये देखो ऑर्डर आ गए हैं, इसमें कुछ नहीं निकला, तो तुमको तो मिल ही गया होगा। ये वहां बैठे हुए थे, और मुझे लगता है किसी तरीके से इन्होंने हमारे कागजात भी, हमारे जो क्या स्ट्रैटेजी थी, वो कागज किसी तरीके से इन्होंने उपलब्ध किया। इन्होंने जो 1000 आदमी फर्स्ट टाइम में किए, जो हमारे मेन वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं इस वोटिंग वाले दिन, उन सबों को बंद करवा दिया। तो हमने उनको हाईकोर्ट से कह के छुड़वाया। उन्होंने 29 तारीख के पहले 28 तारीख की शाम को किया ये काम, जिससे कि हम कोर्ट में न जा सके, और इन्होंने हमारे 1543 लोगों को बंद कर दिया, और वहां पर डंडे और लाठी लेकर रात को घूमते रही सेंट्रल फोर्सेस। स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस तो इनके साथ हो ही गई थी, जो जैसा कहेंगे वैसा करना ही था। एडमिनिस्ट्रेशन सारा इनके पास में था। ये ऑब्जर्वर आपने बताई दिए, वो जो आया हुआ था अजय राय शर्मा, उसने तो आके डरा धमका दिया ही था। तो ये सारी चीजें दिखी रही थी, तो ये स्वतः स्पष्ट था कि ये लगे हुए हैं, इनको जीतना है बाय हुक और बाय क्रुक, और ये 2 नंबर तरीके से जीतते हैं। 2 नंबर पार्टी है, 2 नंबर काम करती है। आखिरी सवाल, आखिरी का भी आखिरी, तीसरी बार आखिरी हो गया। बिल्कुल, कई आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं कि सवाल तो निकल ही आ रहे हैं उसमें से। अब क्या रणनीति है? क्या टीएमसी, ममता बनर्जी कोलकाता से लेकर दिल्ली तक कोई जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है? क्या इंडिया गठबंधन के सारी पार्टियों को लेकर आप दिल्ली में संसद पर आने वाले हैं? क्या कुछ है आगे की प्लानिंग? आप उनको जानते हैं, वो संघर्ष की लेडी है जी, वो असूलों पे पली हुई लेडी है, अकेली है, एक हवाई चप्पल पहनती है, सादी सूती साड़ी पहनती है, जीवन में कोई उसको शौक या ऐब नहीं है। सदैव काम किया, बंगाल के लोगों के लिए काम किया, जमीन पे रह करके काम किया। आप कभी मिलने जाए, जब वो सीएम थी तब भी, मैं तो आज भी उनको सीएम मानता हूँ, उनके आप घर चले जाइए, आपको इनवाइट किया हुआ ऑफिशियली अनऑफिशियली, वो अपने हाथ से आपको चाय देंगे, अपने हाथ से बिस्कुट देंगे, अपने हाथ से अगर मछली खाते हो तो फिश फ्राई देंगे। मतलब इस तरीके की वो बिल्कुल ही सौम्य स्वभाव की, बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये है कि जगावर को जगाना नहीं। वो कहते हैं बिरनी होता ना मधुमक्खी का छत्ता, उसमें हाथ मत डालना, ठीक है। वो आराम से काम करती हैं, अच्छे से काम करती हैं, बड़े सरल स्वभाव की हैं। लेकिन अगर उनको करो तो उनसे बढ़िया संघर्ष से निकला हुआ कोई नेता आज देश में नहीं है, जिसका माथा भंगचूर कर दिया गया हो, तोड़ दिया, मरे हुए को छोड़ करके उसको भाग गई, लेफ्ट के जो थे नाली में छोड़ गए, 3 लोगों ने बचाया। प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं गई कि वहां मरवा देंगे, सरकारी अस्पताल में गई, लोगों के सामने उसने खुले में कहा कि मुझे नहीं जाना प्राइवेट रूम में, मुझे ओपन जनरल में रहना है, वो वहां रही। तो इस प्रकार से उन्होंने संघर्ष देखा, एक बार नहीं कितना मार खाया उन्होंने, उस संघर्ष से लेकर के आई है। तो वो व्यक्ति संघर्ष को छोड़ती नहीं है, और आपको बता देता हूं, पूरा विश्वास रखिएगा कि वह पुनः आएंगे, और उसी बाघन के जख्मी बाघन की तरह आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया कीर्ति आजाद जी, आपने बंगाल के ताजा हालात पर इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को अवगत कराया है, और आपकी उम्मीद आपके साथ है कि ममता बनर्जी एक बार फिर
संघर्ष के रास्ते पर चलेंगी। कीर्ति आजाद का मानना यह है कि पश्चिम बंगाल का यह चुनाव नतीजा दरअसल में जनादेश का अपहरण है, जनादेश को लूटा गया है, ऐसा कीर्ति आजाद का मानना है। अब देखना है कि बंगाल की जनता और अब सुप्रीम कोर्ट में अगर टीएमसी जाती है तो क्या फैसला सुनाती है। आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति आजाद साहब। फिर आपको किसी दिन किसी और मुद्दे पर तकलीफ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।